हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल एक्यूटी एजुकेशन में फिर से आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस सेक्शन में हम साइंस के कुछ सवालों को देखेंगे जो अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस सेक्शन में हम साइंस का पूरा सीरीज चलाएंगे, जिसका पहला एपिसोड इस वीडियो में दिया गया है। ये सीरीज बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के न्यू वैकेंसी जो 1799 पोस्ट पर आई हुई है, उसी के मद्देनजर रखते हुए इसे बनाया गया है। हम इसमें साइंस के कुछ सवाल को विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि भौतिक राशियों से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि वे राशियां जिन्हें परिभाषित किया जा सके पर मापा ना जा सके। बी में दिया हुआ है वे राशियां जिन्हें परिभाषित और मापा जा सके। सी में दिया हुआ है वे राशियां जो केवल रासायनिक गुण दर्शाती हो। और डी में दिया हुआ है वे राशियां जो केवल तापमान पर निर्भर करती हो। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भौतिक राशियां किसे कहा जाएगा। तो भौतिक राशियां वे होता है जिसे परिभाषित भी किया जाता है और मापा भी जा सकता है। तो इस प्रकार के इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि भौतिक राशियां वे होती है जिन्हें परिभाषित किया जा सकता है और मापा जा सकता है। जैसे लंबाई, बल, तापमान, समय, ये सब क्या है, भौतिक राशियां हैं। प्रत्येक भौतिक राशि दो घटकों से मिलकर बननी होती है। पहला है संख्यात्मक परिणाम और दूसरा है इकाई। ठीक है, उदाहरण के रूप में जैसे किसी वस्तु की लंबाई 10 मीटर है तो 10 उसका परिणाम है और मीटर उसका इकाई है। तो इस प्रकार इससे जो है भौतिक इकाई को हम लोग समझते हैं। ठीक है, भौतिकी के सभी नियम इसी राशियों के रूप में व्यक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मौलिक भौतिक राशि है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बल, बी में दिया हुआ है संवेग, सी में दिया हुआ है द्रव्यमान और डी में दिया हुआ है आयतन। यहाँ पूछ क्या रहा है कि मौलिक भौतिकी राशि क्या है। तो मौलिक भौतिक राशि जो है वो द्रव्यमान है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि कह रहा है कि मौलिक या आधारभूत राशियां वे होती है जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं, अन्य सभी राशियां निर्मित होती है जिनसे। ठीक है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा तथा ज्योति तीव्रता, ये सभी क्या है, मौलिक भौतिक राशियां हैं। ठीक है, या आधारभूत राशियां। ठीक है, इसकी कुल संख्या 7 है। देखिए फिर से हम लोग देख लेते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ठीक है, उदाहरण के लिए बल जो है द्रव्यमान और त्वरण से बनती है। ठीक है, इस प्रकार जो है यह एक व्युत्पन्न राशि है। तो बल क्या है, व्युत्पन्न राशि है। बल जो है व्युत्पन्न राशि है, जबकि द्रव्यमान क्या है, वो है मौलिक राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्युत्पन्न राशियों का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है केवल द्रव्यमान से, बी में दिया हुआ है कि मौलिक राशियों के संयोजन से, सी में दिया हुआ है तापमान और समय से और डी में दिया हुआ है कि किसी एक अस्थिर इकाई से। तो व्युत्पन्न राशियों का निर्माण जो है वो मौलिक राशियों के संयोजन से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं। व्युत्पन्न राशियां जो है वे होती है जो मौलिक राशियों के गणितीय संयोजन से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए वेग को हम लेते हैं, तो वेग का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ जो है, यहाँ दूरी और समय दोनों मौलिक राशियां हैं। तो इसी प्रकार आयतन जो है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ भी लंबाई से व्युत्पन्न राशि है। फिर उसी प्रकार बल जो है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, तो यहाँ दोनों जो है द्रव्यमान और त्वरण जो है दोनों मौलिक राशियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है व्युत्पन्न राशियां भौतिक विज्ञान के विभिन्न नियमों को व्यक्त करने के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी राशियां ना तो मौलिक होती है ना ही व्युत्पन्न। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है तापमान और बल, बी में दिया हुआ है द्रव्यमान और आयतन, सी में दिया हुआ है तल कोण और घन कोण, डी में दिया हुआ है वेग और त्वरण। तो इसका आंसर हो जाएगा तल कोण और घन कोण। ये ना तो व्युत्पन्न राशियां हैं और ना ही मौलिक राशियां हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं कि तल कोण और घन कोण ऐसी राशियां हैं जो ना तो मौलिक श्रेणी में आती है ना ही व्युत्पन्न श्रेणी में आती है। इन्हें पूरक श्रेणी कहा जाता है, यानी पूरक क्वांटिटीज कहा जाता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, तल कोण और घन कोण किस में आता है, पूरक श्रेणी में आता है। तल कोण को रेडियन में और घन कोण को अस्टेरेडियन में मापा जाता है। देखिए ये दोनों याद कर लीजिए, तल कोण को किससे मापा जाता है, रेडियन में, यानी उसका मात्रक क्या है, रेडियन, और जबकि घन कोण को अस्टेरेडियन से मापा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कोणीय गति, घूर्णन गति, प्रकाशीय जैसे विषयों में किया जाता है। ठीक है, ये एसआई प्रणाली में स्वतंत्र रूप से परिभाषित होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि केवल परिणाम रखती है, दिशा नहीं रखती। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बल, बी में दिया हुआ है त्वरण, सी में दिया हुआ है वेग और डी में दिया हुआ है दूरी। तो इसमें जो है दूरी जो है ये केवल परिणाम रखती है, दिशा की इसमें मतलब नहीं रखता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। दूरी एक स्केलर राशि है, यानी क्योंकि इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं। इसके विपरीत वेग और बल में जो है वो दिशा और परिणाम दोनों होता है, तो इस प्रकार उसको जो है सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, स्केलर राशियों में ऊर्जा, कार्य, समय, दाब, शक्ति, तापमान, घनत्व ये सभी जो है किस में आते हैं, स्केलर राशि में आते हैं। ठीक है, यह केवल मात्रात्मक माप प्रदान करती है और किसी निश्चित दिशा का उल्लेख नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वे भौतिक राशियां जिसमें परिणाम के साथ दिशा भी होता है क्या क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अदिश राशियां, बी में दिया हुआ है सदिश राशियां, सी में दिया हुआ है पूरक राशियां और डी में दिया हुआ है व्युत्पन्न राशियां। तो इसका आंसर हो जाएगा सदिश राशियां। ठीक है, वैसी भौतिक राशियां जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो वो क्या कहलाता है, सदिश राशियां। लेकिन जिसमें दिशा नहीं हो, केवल परिणाम हो, तो वो अदिश राशियां कहलाता है। यहां पूछा गया है क्या परिणाम और दिशा दोनों है, तो वो सदिश राशि कहलाएगा। इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि सदिश राशियां किसे कहा जाता है। सदिश राशियां वे होती है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होते हैं। उदाहरण के लिए वेग, बल, त्वरण, संवेग, विस्थापन, टॉर्क ये सभी क्या है, सदिश राशियां हैं। इसमें परिणाम और दिशा दोनों रहते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि किसी सदिश राशि को पूर्णतः वर्णित करने के लिए उसकी दिशा और परिणाम दोनों का ज्ञात होना जरूरी है। इन राशियों का योग, घटाव और गुणन विशेष सदिश नियमों से किया जाता है, जैसे त्रिभुज नियम या समानांतर चतुर्भुज नियम। सदिश राशियां भौतिक के विश्लेषण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए किन दो तत्वों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है दिशा और समय, बी में दिया हुआ है मानक इकाई और संख्यात्मक मान, सी में दिया हुआ है तापमान और दबाव और डी में दिया हुआ है बल और क्षेत्रफल। तो इसका आंसर हो जाएगा मानक इकाई और संख्यात्मक मान, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए क्या क्या जरूरी है, एक मानक इकाई और दूसरा संख्यात्मक मान। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीजें, यानी एक मानक इकाई और दूसरा संख्यात्मक मान, ये दोनों जरूरी है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि किसी डंडे की लंबाई 5 मीटर है तो मीटर उसका मानक इकाई हो जाता है और 5 जो है उसका संख्यात्मक मान है। ठीक है, संख्यात्मक मान यह दर्शाता है कि वह मात्रा मानक इकाई के कितने गुना है। इकाई का आकार सुविधाजनक और सटीक होना चाहिए ताकि मापन जो है विश्वसनीय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भौतिक राशियों की एसआई प्रणाली में मौलिक राशियों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5, बी में दिया हुआ है 6, सी में दिया हुआ है 7 और डी में दिया हुआ है 8। देखिए इस सवाल का जवाब जो है पिछले सवाल के व्याख्या में हम दे चुके हैं कि भौतिक राशियों में एसआई की मौलिक राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके विषय में और थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जिसे एसआई सिस्टम कहते हैं, इसमें कुल 7 मौलिक भौतिक राशियां होती है। कौन कौन सी होती है, तो एक लंबाई जिसका मात्रक मीटर होता है, दूसरा है द्रव्यमान जिसका एसआई मात्रक किलोग्राम है, तीसरा है समय जिसका एसआई मात्रक सेकेंड है, चौथा है विद्युत धारा जिसका एसआई मात्रक एम्पियर है, पांचवा है तापमान जिसका एसआई मात्रक केल्विन है, छठा है पदार्थ की मात्रा जिसका एसआई मात्रक मोल है और सातवां है ज्योति तीव्रता जिसका एसआई मात्रक कैंडेला है। देखिए फिर से आप लोग याद कर लीजिए, पहला है लंबाई उसका एसआई मात्रक मीटर, दूसरा है द्रव्यमान उसका एसआई मात्रक किलोग्राम, तीसरा है समय उसका एसआई मात्रक सेकेंड, चौथा है विद्युत धारा उसका एसआई मात्रक एम्पियर, पांचवा है तापमान उसका एसआई मात्रक केल्विन, छठा है पदार्थ की मात्रा उसका एसआई मात्रक मोल और सातवां है ज्योति तीव्रता जिसका एसआई मात्रक कैंडेला है। ठीक है, इन सातों के संयोजन से भौतिकी के सभी अन्य व्युत्पन्न राशियां जैसे बल, कार्य, दाब, शक्ति आदि निकाली जा सकती है। ठीक है, एसआई प्रणाली वैश्विक स्तर पर मानकीकृत माप का जो सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई, द्रव्यमान और समय का गुणनफल किस प्रकार की राशि बनाता है। ठीक है, ए में है पूरक राशि, बी में है मौलिक राशि, सी में है व्युत्पन्न राशि और डी में है सदिश राशि। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय का गुणनफल जो है वो एक व्युत्पन्न राशि बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि जब विभिन्न मौलिक राशियों की गणितीय संयोजन किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न राशियां बनती है। उदाहरण के लिए यदि द्रव्यमान
लंबाई और समय का संयोजन किया जाता है तो बल जैसी राशियां प्राप्त होती है। इसका आयामी सूत्र mlt पर -2 है। ठीक है, इस सूत्र को याद कर लीजिए, ये कई बार पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, यह दर्शाता है कि व्युत्पन्न राशियां मौलिक राशियों पर निर्भर करती है, जिसमें आयतन LQ है, वेग LT-1 है और त्वरण जो है LT-2 है, इसी से जो है बना है। ठीक, तो इस प्रकार इसके ये जो है इसके प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तल कोण का एसआई मात्रक क्या है। तल कोण का एसआई मात्रक क्या है? इस सवाल का जवाब जो है पिछले सवाल के व्याख्या में हम आपको बता चुके थे, लेकिन फिर भी यहां बता देते हैं कि तल कोण का एसआई मात्रक क्या था? रेडियन है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अस्टेरेडियन किसका मात्रक है? अस्टेरेडियन जो है वो घन कोण का मात्रक है। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि तल कोण जिसे प्लेन एंगल भी कहा जाता है, इसका एसआई मात्रक जो है वो रेडियन है। यह पूरक राशियों में से एक है। एक रेडियन वह कोण होता है जो वृत्त के केंद्र पर उस चाप द्वारा बनाया जाता है जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। ठीक है, जबकि घन कोण यानी सॉलिड एंगल की इकाई जो है उसका इकाई क्या है? अस्टेरेडियन है। हम आपको बताए थे कि घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? अस्टेरेडियन होता है। ठीक है, रेडियन और अस्टेरेडियन दोनों एसआई प्रणाली में स्वतंत्र इकाइयां हैं और कोणीय मापन में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक मात्रक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है वे मात्रक जो अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न हो, बी में दिया हुआ है वे मात्रक जो केवल तापमानों से संबंधित हो, सी में दिया हुआ है वे मात्रक जिनसे अन्य सभी मात्रक बनते हैं और डी में दिया हुआ है वे मात्रक जो केवल क्षेत्रफल को मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो मौलिक मात्रक वो मात्रक होते हैं जिनसे अन्य सभी मात्रक बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मौलिक मात्रक किसे कहते हैं? वैसे मात्रक जिससे अन्य सभी मात्रक बनते हैं। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि मौलिक या आधारभूत मात्रक वे होते हैं जिनसे अन्य सभी मात्रक निर्मित किए जाते हैं। ये भौतिकी की 7 मौलिक राशियों में मापने में प्रयुक्त होते हैं। 7 मौलिक राशियां कौन कौन सी है आप फिर से याद कर लीजिए। एक है लंबाई जिसका एसआई मात्रक मीटर है, दूसरा है द्रव्यमान जिसका एसआई मात्रक किलोग्राम है, तीसरा है समय जिसका एसआई मात्रक सेकेंड है, चौथा है विद्युत धारा जिसका एसआई मात्रक एम्पियर है, पांचवा है तापमान जिसका एसआई मात्रक केल्विन है, छठा है पदार्थ की मात्रा जिसका एसआई मात्रक मोल है और सातवां है ज्योति तीव्रता जिसका एसआई मात्रक कैंडेला है। ठीक है, अब ये मात्रक किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से परिभाषित किए गए हैं और इन्हीं के आधार पर व्युत्पन्न मात्रक तैयार किए जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? मौलिक या आधारभूत मात्रक। इसी से जो है व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्युत्पन्न मात्रक किस प्रकार से प्राप्त होते हैं? ए में दिया हुआ है पूरक मात्रकों के योग से, बी में दिया हुआ है मौलिक मात्रकों के संयोजन से, सी में दिया हुआ है किसी स्थिरांक के गुणन से और डी में दिया हुआ है भौतिक राशियों के वर्ग से। व्युत्पन्न मात्रक जो है वो मौलिक मात्रकों के संयोजन से बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक वे होते हैं जो मौलिक मात्रकों के संयोजन या गणितीय क्रिया से प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण के लिए वेग को हम ले लेते हैं। तो वेग जो है दूरी और समय से मिलकर बनता है, यानी वेग का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। वेग की इकाई क्या होती है? मीटर सेकेंड। ठीक है, यहाँ मीटर और सेकेंड दोनों मौलिक मात्रा है। इसी प्रकार बल के में देखते हैं, बल जो है बल का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, इसका इकाई होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और बल को किससे डिनोट करते हैं? न्यूटन से। ठीक है, इस प्रकार व्युत्पन्न मात्रक भौतिकी में विभिन्न राशियों जैसे कार्य, ऊर्जा, दाब, शक्ति आदि को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरक मात्रक किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है द्रव्यमान और तापमान के लिए, बी में दिया हुआ है कोणीय राशियों के लिए, सी में दिया हुआ है बल और संवेग के लिए और डी में दिया हुआ है घनत्व और शक्ति के लिए। तो पूरक मात्रक जो है वो कोणीय राशियों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, पूरक मात्रक किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? कोणीय राशियों के लिए। अब इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि पूरक मात्रक उन राशियों को मापने में प्रयुक्त होते हैं जो ना तो मौलिक होते हैं ना ही व्युत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए तल कोण जिसका इकाई रेडियन होता है और दूसरा है घन कोण, इसका इकाई क्या होता है? अस्टेरेडियन होता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। तल कोण और घन कोण ये ना तो मौलिक मात्रक है और ना ही व्युत्पन्न है, ये किसमें आते हैं? ये पूरक मात्रक में आते हैं। ठीक है, ये दोनों एसआई प्रणाली में पूरक मात्रक हैं। ठीक है, कोणीय गति, घूर्णन, भौतिकी तथा प्रकाशिकी जैसे क्षेत्रों में इसका अत्यधिक उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सीजीएस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाइयां क्रमशः क्या है। ऑप्शन ए में है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, बी में है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, सी में है फुट, पाउंड और सेकेंड, और डी में है इंच, औंस और मिनट। तो सीजीएस प्रणाली में लंबाई और द्रव्यमान और समय की इकाई क्रमशः जो है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में विस्तार से समझ लेते हैं कि सीजीएस प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर, द्रव्यमान की इकाई क्या होता है, ग्राम, और समय की इकाई क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, इसे जो है गॉसियन सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, यह एक दशमलव आधारित प्रणाली है और वैज्ञानिक प्रयोगों में छोटे परिणामों मापने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। हालांकि बड़े परिणामों के लिए यह कम सुविधाजनक होती है, इसीलिए बाद में एमकेएस और एसआई विकसित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एफपीएस प्रणाली किस देश से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है फ्रेंच प्रणाली, बी में है ब्रिटिश प्रणाली, सी में है अमेरिकी प्रणाली, और डी में है गॉसियन प्रणाली। तो एफपीएस प्रणाली जो है वो ब्रिटिश प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि एफपीएस प्रणाली का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो एफपीएस का मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकेंड सिस्टम। ठीक है, इसको जो है ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें लंबाई का इकाई क्या होता है, फुट होता है, द्रव्यमान का इकाई क्या होता है, पाउंड होता है, और समय की इकाई जो है वो सेकेंड होता है। तो फुट, पाउंड, सेकेंड, इसी को जो है एफपीएस कहा जाता है। ठीक है, यह प्रणाली मुख्य रूप से इंग्लैंड और अमेरिका में ऐतिहासिक रूप से प्रचलित रही। हालांकि यह मीट्रिक प्रणाली जितनी सुविधाजनक नहीं थी, क्योंकि इसमें दशमलव गुणक नहीं होते थे। इसी कारण बाद में एमकेएस और एसआई प्रणाली अपनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एमकेएस प्रणाली प्रयुक्त मूल इकाइयां कौन कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, बी में दिया हुआ है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, और सी में दिया हुआ है फुट, पाउंड, सेकेंड, और डी में दिया है मीटर, ग्राम, सेकेंड। तो एमकेएस में जो है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एमकेएस का मतलब क्या है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। अब देखिए इसके विषय में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि एमकेएस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। इसमें लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। यह सीजीएस प्रणाली से अधिक व्यवहारिक और अंतरराष्ट्रीय प्रयोग के लिए उपयुक्त मानी गई। यही प्रणाली आगे चलकर एसआई प्रणाली का आधार बनी। एमकेएस प्रणाली को दशमलव प्रणाली का भाग माना जाता है और अधिकांश वैज्ञानिक गणनाएं इसी पर आधारित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एसआई प्रणाली को औपचारिक रूप से कब और कहां स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1948 में पेरिस में, बी में दिया हुआ है 1955 में रोम में, सी में दिया हुआ है 1960 में जेनेवा में, और डी में दिया हुआ है 1975 में लंदन में। तो एसआई प्रणाली को औपचारिक रूप से 1960 में जेनेवा में स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए इसको। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, जिसे एसआई सिस्टम कहते हैं या सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट कहते हैं, इसको जो है 1960 में जेनेवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय भार एवं माप सम्मेलन में स्वीकृत किया गया था। ठीक है, यह प्रणाली एमकेएस प्रणाली का विस्तृत और संशोधित रूप है। इसमें 7 मौलिक और 2 पूरक मात्रक शामिल है। आप लोग कमेंट में बताइए कि 7 मौलिक मात्रक कौन कौन है और 2 पूरक मात्रक कौन है। हम इसका जवाब जो है पिछले क्वेश्चन के व्याख्या में बता चुके हैं। आज विश्व भर में वैज्ञानिक और औद्योगिक माप एसआई प्रणाली के अंतर्गत ही किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एसआई प्रणाली में कुल कितनी मौलिक इकाइयां निर्धारित की गई है। ए में दिया हुआ है 5, बी में दिया हुआ है 6, सी में दिया हुआ है 7 और डी में दिया हुआ है 8। तो देखिए ये सवाल 3 बार रिपीट हो चुका है। एसआई प्रणाली में कुल मौलिक इकाइयों की संख्या कितनी है, 7 है। आप लोग कमेंट में बताइए कि सातों प्रणाली कौन कौन से सातों मौलिक इकाई है। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि एसआई प्रणाली में जो 7 मौलिक इकाइयां हैं उसमें कौन कौन से हैं। पहला है मीटर, दूसरा है किलोग्राम, तीसरा है सेकेंड, चौथा है एम्पियर, पांचवा है केल्विन, छठा है मोल और सातवां है कैंडेला। ठीक है, इन मौलिक इकाइयों से सभी व्युत्पन्न इकाइयां जैसे न्यूटन, जूल, पास्कल, वाट आदि बनाई जाती है। इन इकाइयों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जिससे विश्व भर में मापन प्रणाली समान और मानकीकृत हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एसआई प्रणाली में पूरक मात्रकों की संख्या कितनी है।
ए में दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है 3 और डी में दिया हुआ है 4। तो पूरक मात्रकों की संख्या कितनी है? हालांकि इसका जवाब हम पहले भी बता चुके हैं व्याख्या में, लेकिन यहां फिर से हम बता देते हैं कि एसआई प्रणाली में पूरक मात्रकों की संख्या 2 है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अब कौन कौन सा है इसको हम लोग देख लेते हैं। एसआई प्रणाली में 2 पूरक मात्रक जो है वो कौन कौन से हैं? पहला है तल कोण और दूसरा है घन कोण। तल कोण का एसआई मात्रक क्या है? रेडियन है, जबकि घन कोण का स्टेरेडियन है। ठीक है, ये मौलिक इकाइयां स्वतंत्र होती है। बाद के वर्षों में एसआई प्रणाली में इसे व्युत्पन्न इकाइयों के अंतर्गत शामिल किया गया है, फिर भी परंपरागत रूप से ये पूरक मात्रक के रूप में ही वर्णित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सीजीएस और एमकेएस प्रणाली को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? ए में दिया हुआ है स्थिरांक प्रणाली, बी में दिया हुआ है ब्रिटिश प्रणाली, सी में दिया हुआ है मीट्रिक या दशमलव प्रणाली और डी में दिया हुआ है रेखीय प्रणाली। ठीक है, तो सीजीएस और एमकेएस प्रणाली के संयुक्त रूप को मीट्रिक या दशमलव प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि सीजीएस प्रणाली, सीजीएस का मतलब क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, तो सीजीएस और एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, दोनों को मीट्रिक या दशमलव प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि इसकी इकाइयां 10 के गुणकों पर आधारित होती है। इसमें मापन और गणना करना अत्यंत सरल हो जाता है। यह प्रणाली विश्व भर में स्वीकृत है और एसआई प्रणाली भी इसी मीट्रिक प्रणाली पर आधारित है। दशमलव प्रणाली वैज्ञानिक मापन में एकरूपता और सुविधा सुनिश्चित कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई की एसआई प्रणाली में मौलिक इकाई क्या है? ए में है किलोमीटर, बी में है मीटर, सी में है सेकेंड और डी में है न्यूटन। तो देखिए लंबाई का एसआई प्रणाली में मौलिक इकाई क्या है? तो वो मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि लंबाई भौतिकी की एक मौलिक राशि है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक मीटर है। ठीक है, लंबाई क्या है? ये मौलिक राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर है और इसको जो है छोटी एम से माना जाता है। ठीक है, मीटर को प्रकाश की गति पर परिभाषित किया गया है। ठीक है, यह परिभाषा 1983 में अंतरराष्ट्रीय भार एवं माप सम्मेलन द्वारा स्वीकृत की गई है। इसमें मापन में अधिक सटीकता और एकरूपता प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ग्राम, बी में दिया हुआ है न्यूटन, सी में दिया हुआ है किलोग्राम और डी में दिया हुआ है टन। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है। ठीक है, जिसका प्रतीक चिन्ह जो है वो केजी में माना जाता है। ठीक है, परमाणविक स्तर पर 1 किलोग्राम को 5.0188 गुना 10 पर पावर 25 कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर माना जाता है। ठीक है, यह परिभाषा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सबसे सटीक और स्थिर मानी जाती है। पहले इसे फ्रांस में रखे गए एक धातु के सिलेंडर को से परिभाषित किया गया, लेकिन 2019 में इसे परमाणु स्थिरांकों से पुनर्परिभाषित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था इसको पुनर्परिभाषित? तो 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि समय की मौलिक इकाई सेकेंड को कैसे परिभाषित किया जाता है? ए में दिया हुआ है पृथ्वी के घूर्णन के समय से, बी में दिया हुआ है सूर्य के उदय अस्त पर आधारित, सी में दिया है सीजियम 133 परमाणु के 9,19,26,31,770 कंपन पर आधारित है और डी में दिया हुआ है परमाणु घड़ी में 10 पर पावर 9 कंपन पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सेकेंड को कैसे परिभाषित करते हैं? सीजियम 133 के परमाणु के 9,19,26,31,770 कंपन पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। समय का एसआई मात्रक सेकेंड है, जिसका प्रतीक चिन्ह छोटी एस है। ठीक है, इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें सीजियम 133 यानी CS 133 परमाणु अपने ग्राउंड स्टेज के 2 हाइपरनाफाइन स्तरों के बीच 9,19,26,31,770 कंपन पूरे करता है। यह परिभाषा परमाणु घड़ी पर आधारित है, जिससे समय का मापन अत्यंत सटीकता के साथ संभव हुआ है। देखिए इसमें याद रखने वाली चीज क्या है? सीजियम 133, ये याद रखिए। इसी के जगह पर जो है कोई दूसरा चीज दे देगा तो आप फंस जाइएगा। तो सेकेंड को मापने के लिए जो है किसका प्रयोग किया गया है? सीजियम 133। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या है और उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? ए में दिया हुआ है वोल्ट और इसका प्रतीक चिन्ह भी, बी में दिया हुआ है एम्पियर यानी ए, सी में दिया हुआ है ओम, डी में दिया हुआ है कूलम। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? ए। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा देख लेते हैं
कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वो एम्पियर है, ठीक है। इसका प्रतीक चिन्ह ए है। इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि यदि निर्वात में समांतर पर रखे दो असीम लंबाई के एक पतले चालक 1 मीटर की दूरी पर हो और उसमें इतनी धारा प्रवाहित की जाए कि उसके बीच प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुना 10⁻⁻7 न्यूटन बल उत्पन्न हो, तो उस धारा का मान 1 एम्पियर होगा, ठीक है। यह परिभाषा विद्युत चुंबकीय बल के आधार पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि तापमान की एसआई इकाई केल्विन को कैसे परिभाषित किया गया है। ए में दिया हुआ है जल के जमने और उबलने के तापमान पर, बी में दिया हुआ है परमाणु के कंपन की गति पर, सी में दिया हुआ है कि जल के त्रिबिंदु के 1/273.16 के भाग के रूप में, और डी में दिया हुआ है सामान्य तापमान के औसत के रूप में। तो तापमान का जो एसआई मात्रक केल्विन जो है उसको जो है जल के त्रिबिंदु के 1/273.16 के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है, ठीक है। इसका प्रतीक चिन्ह के है, ठीक है। इसे जल के त्रिबिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के आधार पर परिभाषित किया गया है, और उसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि 1 केल्विन वह मापन है जो जल के त्रिबिंदु के मापन का भाग है, ठीक है। त्रिबिंदु वह अवस्था होती है जहां बर्फ, पानी और भाप तीनों एक साथ संतुलन में होते हैं। यह परिभाषा तापमान मापन के लिए अत्यंत सटीक मानक प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पदार्थ की मात्रा की एसआई मात्रक क्या है। ए में दिया हुआ है मोल, बी में दिया हुआ है ग्राम, सी में दिया हुआ है टन और डी में दिया हुआ है अर्ग। तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है, तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि पदार्थ के एसआई मात्रक को जो है क्या कहते हैं, मोल कहते हैं, ठीक है। और इसका प्रतीक मोल ही होता है, MOL, ठीक है। अब देखिए इसके परिभाषा के अनुसार इसको कैसे परिभाषित करते हैं। एक मोल उस पदार्थ की मात्रा है जिसमें उतनी ही प्राथमिक इकाइयां होती है जितनी 0.012 किलोग्राम कार्बन होती है, ठीक है। इस संख्या को एवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है, जिसे जो है 6.022 गुना 10⁻23 के बराबर होता है, ठीक है। इस संख्या को जो है आप याद कर लीजिए। एवोगाद्रो संख्या कई बार पूछा गया है। एवोगाद्रो संख्या कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है, ठीक है। मोल का उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ की गणना हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ल्यूमेन, बी में दिया हुआ है वाट, सी में दिया हुआ है कैंडेला और डी में दिया हुआ है स्टेरियन। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो है वो कैंडेला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक जो है वो कैंडेला है, ठीक है। और इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो CD। अब परिभाषा के अनुसार इसको कैसे समझते हैं। परिभाषा के अनुसार जो है एक कैंडेला वह ज्योति तीव्रता है जो 540 गुना 10⁻12 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली एक तरंगी किरण उत्सर्जन करने वाले स्रोतों की होती है, जिसकी विकिरण तीव्रता 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन होता है, ठीक है। कैंडेला मानव दृष्टि की संवेदनशीलता के अनुरूप परिभाषित की गई है और प्रकाश स्रोतों के चमक मापने में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ज्योति कैंडेला का प्रयोग कहाँ होता है, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, प्रकाश स्रोतों की चमक को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि तल कोण की एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है रेडियन, बी में दिया हुआ है स्टेरेडियन, सी में दिया हुआ है डिग्री और डी में दिया हुआ है सेकेंड, ठीक है। तो तल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और समझ लेते हैं। हालांकि पहले भी इसके बारे में कई क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसमें भी समझ लेते हैं कि तल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है। और इसका प्रतीक चिन्ह जो है RAD, ठीक है। अब देखिए परिभाषा के अनुसार इसके विषय में क्या कहा गया कि परिभाषा के अनुसार एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उस चाप द्वारा निर्मित होता है जिसकी लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, ठीक है। रेडियन का उपयोग गणित, यांत्रिकी और तरंग गति के में किया जाता है, ठीक है। यह एक आयामहीन इकाई है क्योंकि यह दो समान राशियों का अनुपात है, किसका किसका, लंबाई बटे लंबाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि घन कोण की एसआई मात्रक क्या है। ए में दिया हुआ है रेडियन, बी में दिया हुआ है स्टेरेडियन, सी में है कैंडेला और डी में है हर्ट्ज। तो घन कोण का एसआई मात्रक जो है वो स्टेरेडियन है, ठीक है। तल कोण का क्या है, रेडियन है, और घन कोण का स्टेरेडियन है, ठीक है। इसका चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि घन कोण का एसआई इकाई जो है वो स्टेरेडियन है, ठीक है। इसका प्रतीक चिन्ह जो है SR है, ठीक है। अब देखिए परिभाषा के अनुसार इसमें क्या कहा गया कि परिभाषा के अनुसार
एक अस्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले के केंद्र पर उसी सतही क्षेत्रफल द्वारा उत्पन्न होता है जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अस्टेरेडियम भी एक आयामहीन मात्रा है क्योंकि यह क्षेत्रफल और त्रिज्या स्क्वायर के अनुपात पर आधारित है। यह ज्योति तीव्रता और विकिरण मापन में प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए अस्टेरेडियन का प्रयोग कहाँ होता है? ज्योति तीव्रता और विकिरण के मापन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में दिया हुआ है रेडियन और अस्टेरेडियन दोनों आयामी राशियां हैं। बी में दिया हुआ है केवल रेडियन आयामहीन है। सी में दिया हुआ है रेडियन और अस्टेरेडियन दोनों आयामहीन राशियां हैं। डी में दिया हुआ है अस्टेरेडियन का आयाम लंबाई स्क्वायर के बराबर है। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो रेडियन और अस्टेरेडियन जो है दोनों आयामहीन राशियां हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी कथन जो है हमारा ये सही है। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में और थोड़ा समझ लेते हैं। रेडियन और अस्टेरेडियन दोनों ही जो है वो आयामहीन राशियां हैं। ठीक है, क्योंकि ये समान प्रकार की राशियों के अनुपात से प्राप्त होती है। जैसे रेडियन में लंबाई बटे लंबाई के अनुपात से और अस्टेरेडियन में क्षेत्रफल बटे लंबाई स्क्वायर के अनुपात शामिल होता है। इन राशियों का कोई स्वतंत्र आयाम नहीं होता है, लेकिन इसे कोणीय राशियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? कोणीय राशियों को मापने में। यही कारण है कि इसे पूरक राशियां कहा जाता है। अब देखिए रेडियन किसका एसआई इकाई है? तो रेडियन है तल कोण का इकाई, और अस्टेरेडियन किसका है? अस्टेरेडियन है घन कोण का। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब के लिए हम नमस्कार।